हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 3 का भाग 1। मतलब इस वीडियो से मैं अध्याय 3 शुरू कर रहा हूं। अध्याय का नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो से पहले मैं अध्याय 1 और अध्याय 2 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको अध्याय 1 और 2 में कोई दिक्कत है तो उनकी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम पहले सीखेंगे रेशे का क्या मतलब होता है, रेशा किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, किसे प्राकृतिक कहेंगे किसे संश्लेषित कहेंगे उदाहरण के साथ। और उसके बाद हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। इतनी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा या फेसबुक पे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए आप एक स्टडी को सब्सक्राइब करो और इंग्लिश मीडियम साइंस के लिए डियर साइंस को। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियोस मिल जाएंगी। फिलहाल शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना पड़ेगा कि भाई रेशे का क्या मतलब होता है, रेशा कहते किसे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चित्र लगाए हुए हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो महीन महीन पतले पतले रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, इसी चीज़ की बात की जा रही है इस चैप्टर में। तो रेशा किसे कहते हैं? रेशा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फाइबर, किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बने पतले तंतु को कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर कृत्रिम यानी कि मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक, तो फिर से बोल रहा हूँ, इनमें आप देखोगे तो इसमें महीन महीन जो पतले पतले तंतु जैसे नज़र आ रही है चीज़ें, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेशा बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेशा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर पेपर में डेफिनेशन लिखने को आती है तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप लिख सकते हैं रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बने पतले तंतु को कहते हैं। ठीक है, यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिएस्टर और कई अन्य सामग्रियों के हो सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों से अलग अलग तरह के रेशे हम बना सकते हैं। ये प्राकृतिक भी होते हैं और ये इंसान भी बनाता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। ठीक है, इनके बारे में देखो, रेशों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया। पहले को बोल रहे हैं प्राकृतिक रेशे, दूसरे को बोल रहे हैं संश्लेषित रेशे। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्राकृतिक रेशे का मतलब क्या हुआ? वो रेशे जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है वो रेशे जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो पौधे हैं और जंतु हैं तो प्रकृति में ही पाए जाएंगे ना, तो इनसे जो रेशे मिल रहे हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रेशे। इतना आपको समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं कोई दिक्कत रह जाती है, ठीक है, तो आप वो चीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं अगली बार और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को। ठीक, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि उदाहरण लिखा है प्राकृतिक रेशों का, ऊन हो गया, कपास हो गया, रेशम हो गया। ये क्या है? ये प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। जैसे जो ऊन है ये भेड़ से मिलता है, तो भेड़ तो प्रकृति में ही पाई जाएगी। कपास की खेती की जाती है, रेशम कीट से रेशम मिलता है। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ प्रकृति से ही मिल रहे हैं रेशे, इसीलिए इनको हम बोल रहे हैं कि ये प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? फिर से बोल रहा हूँ, दिक्कत है तो कमेंट में बताओ। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? संश्लेषित रेशे। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो रेशे हैं जो बनाए जाते हैं इंसानों द्वारा। ठीक है, तो वो रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, चाहे आप इनको संश्लेषित रेशे बोलो या फिर इनको मानव निर्मित बोलो, क्योंकि इनका निर्माण मानव कर रहा है। ठीक है, एक ही बात है। अब इसके उदाहरण हो गए रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, अब हमें देखो क्या करना है, इस चैप्टर में हमें प्राकृतिक रेशों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें मेनली पढ़ना है संश्लेषित रेशों के बारे में, तो हम इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो यहाँ पे हमें ये 4 प्रकार अभी पढ़ने हैं कक्षा 8 में। जैसे कि पहला है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर, चौथा है एक्रेलिक। ठीक है, इन चारों के बारे में पढ़ना है। अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले संश्लेषित रेशों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। यानी कि जो संश्लेषित रेशा होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनी एक बड़ी इकाई है।
ठीक है। और प्रत्येक छोटी इकाई क्या होती है, प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये आपको माला नज़र आ रही, माला में यहाँ पर छोटे छोटे मोती हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे मोती मिलके एक श्रृंखला बना रहे हैं, एक माला बना रहे हैं ना, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखो ये पिन है, छोटे छोटे पिन जुड़ के एक लंबी सी श्रृंखला बना रहे हैं। इसी तरह से जो संश्लेषित रेशा होता है ये भी छोटी छोटी इकाइयों को मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे हर एक छोटी इकाई एक मोती है, वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, हर एक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के पदार्थ होंगे तो अलग अलग तरह के रेशे बनेंगे, ठीक है। तो इसके आगे लिखा है, इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो कि बहुलक या फिर पॉलीमर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहलाती हैं। तो ये जो बहुलक है या पॉलीमर है, देखो जो पॉलीमर है ये ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलके बना है, पहला पॉली और दूसरा मर, ठीक है। पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है अनेक यानी ढेर सारे, और मर का मतलब है भाग, यानी कि जो बहुत सारे भाग से मिलके बना होगा उसे हम पॉलीमर या बहुलक बोलेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रत्येक भाग इसका एक रासायनिक पदार्थ होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, ये तो संश्लेषित रेशों की बात की गई, मतलब मानव निर्मित की, लेकिन जो बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और सेल्यूलोज जो होता है ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, यानी कि जो सेल्यूलोज होता है बहुलक है और इसकी छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज, मतलब ये ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से बनता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इससे पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये संश्लेषित रेशों के प्रकार हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं रेयॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, रेयॉन की बात करते हैं। तो रेयॉन क्या है, देखो इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले जो रेशम है, ठीक है, रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है और इसकी खोज हुई थी चीन में, ठीक है। तो चाइना में इसकी खोज हुई, लेकिन चाइना में इसे लंबे समय तक छुपा के रखा गया, गोपनीय रखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेशम का कपड़ा होता है ना, वो काफ़ी सुंदर दिखता है, काफ़ी मुलायम होता है, काफ़ी सुंदर वस्तुएं उससे बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो इसकी डिमांड बहुत थी, तो चाइना ने इसको छुपा के रखा ताकि वो सारा मुनाफा खुद कमा सकें, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे ये बाहर पता लगा, तो क्योंकि जो रेशम है, ठीक है, ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए कृत्रिम रेशम बनाने का वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई अगर हम किसी तरह से कृत्रिम रेशम बना पाएँ खुद से, ठीक है, तो हमारी जो रेशम की डिमांड है वो कम हो जाएगी, या फिर जो कृत्रिम रेशम है वो उसकी जगह ले लेगा। लेकिन कृत्रिम रेशम बना पाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, और 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर, यानी कि ऑलमोस्ट जब 19वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी, तब वैज्ञानिकों को रेशम जैसा, यानी कि रेशम के समान गुणों वाले रेशों को बनाने में सफलता प्राप्त हुई। और जो रेशम के गुण वाला रेशा इन्होंने पहली बार बनाया था, उसी को रेयान बोला गया। तो आप ये समझ सकते हो कि जो रेशम है उसके जैसा कुछ बनाने की जो ये लोग सोच रहे थे, जब इनको सफलता मिली रेशम जैसा कुछ बनाने में, तो वो जो रेशा बना उसी का नाम रखा गया रेयॉन, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और ये रेयॉन कैसे बना इन्होंने, जो ये रेशा था ये कास्ट यानी लकड़ी जो होती है उसकी लुगदी के रासायनिक उपचार से, यानी कि उसमें केमिकल्स अलग अलग तरह के मिला के ये रेशा बनाया गया था, और इसी रेशे को बोला गया रेयॉन या फिर कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम क्यों बोला गया? क्योंकि असलियत का रेशम नहीं होता है, ये मानव निर्मित है जो रेशम की तरह दिखता है, कुछ कुछ गुण इसके रेशम की तरह होते हैं, इसीलिए इसको कृत्रिम रेशम कहा गया, ठीक है। तो रेयॉन की कहानी आपको समझ में आई कि कहानी शुरू हुई रेशम से, और रेशम के जैसा कुछ बनाने के चक्कर में जो बना उसका नाम रखा गया रेयॉन, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है रेयॉन क्या होता है, इसके कुछ गुणधर्म बताओ, तब आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी लिखोगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और वो सही सटीक उत्तर भी नहीं होगा। तो आपको लिखना किस तरह से है वो मैं बताता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। देखो आपको लिखना इस तरह से, अगर रेयॉन के बारे में आपसे कोई पूछता है तो आपको लिखना है, इस रेशे को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है, यह रेशा काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। बहुत बार ये पूछा गया है कृत्रिम रेशे के नाम से किसे जानते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए रेयॉन को, ठीक है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? काष्ठ की लुगदी से, ठीक है। अब अगर इसके गुणधर्म की बात आएगी तो आपको क्या लिखना है? रेयॉन पहला मानव निर्मित रेशा है,
ठीक है, तो ये पहला मानव निर्मित तो है, लेकिन ये पूर्णतः मानव निर्मित नहीं है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें काष्ठ की लुगदी यानी लकड़ी की लुगदी का उपयोग किया गया था, जो कि प्रकृति में पाई जा रही है, सिंपली डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए मानव निर्मित तो है, लेकिन पूर्णतः मानव निर्मित नहीं है। दूसरा क्या, यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। ठीक है, इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। तीसरा, इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग रंगों में इसे रंग सकते हैं। अगला, इसे कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और इसे ऊन के साथ मिलाकर कालीन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके उपयोग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आगे। ठीक है, आपको इतना याद होना चाहिए, आप इतना लिख सकते हो। अब देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है नायलॉन के बारे में। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त पदार्थ के उपयोग के बनाया गया था। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इसका ये मतलब है कि जो नायलॉन है ये मानव निर्मित रेशा है, इसे 1931 में बनाया गया, लेकिन इसको बनाने में किसी भी ऐसे कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया जो पौधे या जंतु से प्राप्त होता हो। ठीक है ना, डायरेक्ट। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था। ठीक, ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जो पहला मानव निर्मित रेशा था या संश्लेषित रेशा था वो था रेयॉन, लेकिन जो रेयॉन था वो पूर्ण संश्लेषित या पूर्ण मानव निर्मित नहीं था, क्योंकि इसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है पहला। तो आप इतना याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है पहला मानव निर्मित रेशा कौन है, तो आप रेयॉन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से है या नहीं उसकी बात नहीं की जा रही। लेकिन अगर बात की जाती है पूर्ण रूप से संश्लेषित पहला कौन था, तब आप नायलॉन लिखोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नायलॉन के कुछ गुणधर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, नायलॉन बहुत हल्का व मजबूत रेशा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ये। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है। देखो, पहला संश्लेषित रेशा नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है। नायलॉन के इस्तेमाल से पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ और जुराबें ये सब बनाई जाती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, जो ये पॉलिएस्टर है इससे बना कपड़ा आपको यहाँ चित्र में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो पॉलिएस्टर से बने कपड़े होते हैं इनकी खास बात होती है कि इसमें सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती, ये सपाट रहते हैं और ये आप आसानी से धो सकते हो, जल्दी सूख भी जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए टेरिलीन जो है एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ठीक है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर अन्य तंतु या फिर अन्य धागे उनसे बुने जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो पॉलिएस्टर है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे पॉलिएस्टर की। तो पॉली, जैसे अभी आपने सुना था, पॉली का मतलब क्या? बहुत सारे, ढेर सारे। ठीक है, एस्टर क्या होता है? एस्टर एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है, जिसकी वजह से जो फल होते हैं ना उनमें मीठी मीठी खुशबू आती है। जैसे कि जब फल जो होते हैं पक जाते हैं तो आपने देखा होगा उनमें एक मीठी मीठी खुशबू आती है। वो जो खुशबू आती है वो क्यों आती है? क्योंकि फलों में एस्टर मौजूद होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एस्टर की इकाइयाँ जुड़ के क्या बनाती हैं? पॉलीएस्टर बनाती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पॉलीएस्टर वास्तव में एक रसायन यानी केमिकल है जो कि एस्टर कहलाता है। इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से ये बनता है, मतलब बहुत सारे एस्टर मिल के पॉलीएस्टर बनाते हैं। और एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे निर्मित कपड़े जो होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नाम पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। टेरिकॉट तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना, इसकी शर्ट वगैरह आपने पहनी होगी। ठीक है ना, इन अलग अलग नामों से बेचा जाता है। ठीक है, जैसे कि इनके नाम से पता लगता है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे पॉलीकॉट, पॉलीएस्टर, ठीक है, और कपास से मिलकर बना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जो पॉलीकॉट है किस किस से मिलकर बना है? पॉलीएस्टर और कपास से। इसी तरह से जो पॉलीवूल है ये पॉलीएस्टर और ऊन से मिलकर बना है। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है पॉलीकॉट किससे बना है, तो पॉलीकॉट बना है पॉलीएस्टर और कपास से। और पॉलीवूल किस किस से मिलकर बना है, तो पॉलीवूल बना है पॉलीएस्टर और ऊन के मिश्रण से। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है पेट के बारे में। ठीक है,
तो देखो जो पेट है वो क्या है, जो पेट है ये एक तरह का पॉलिएस्टर है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है। इससे क्या क्या बनती हैं, बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, ये सब बनते हैं। यहाँ फिल्म का मतलब जो मूवी है वो मत समझ लेना, फिल्म का मतलब है पतली पतली पॉलिएस्टर की सीट्स बनती हैं, ठीक है ना। ये फिल्म का मतलब क्या है, सीट्स, पतली पतली सीट्स, ना कि मूवी, ठीक है। तो मूवी से कन्फ्यूज मत हो जाना इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पेट से बनती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये बोतलें हैं ये पेट यानी कि एक तरह के पॉलिएस्टर से बनी है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है एक्रेलिक क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो कि एक्रेलिक कहलाता है। कहने का मतलब जो एक्रेलिक होता है ये हूबहू ऊन जैसा दिखता है, ठीक है। हम जो सर्दियों में स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ ऊन का बना हुआ है, बट असलियत में बहुत बार हम गलत होते हैं। असलियत में वो एक्रेलिक से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जो भी अनुभव नहीं रखता है इस फील्ड में, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं पहचानने में इसको। उन्हें लगता है कि वो ऊन है, असलियत में होता है वो एक्रेलिक, ठीक है। इतना ये सदृश यानी कि हूबहू दिखता है ऊन के कि हम इसको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं अगर हमारे पास अनुभव नहीं है तो, ठीक। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जो एक्रेलिक है ये ऊन का भाई है जो कि हूबहू ऊन जैसा दिखता है, ठीक है। क्या क्या खास बातें होती हैं इसकी, देखो जो प्राकृतिक ऊन होता है रियल वाला जो कि भेड़ के बाल वगैरह से बनाया जाता है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन जो एक्रेलिक से बने हुए ये रेशे हैं जो ऊन जैसे दिखते हैं ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इनको विविध यानी कि अलग अलग रंगों में आसानी से रंगा जा सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और पहुँच के भीतर मतलब सस्ते होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि सस्ते हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, अलग अलग रंग में इनको रंगा जा सकता है, ठीक है, और दिखते भी ऊन जैसे हैं, इसीलिए प्राकृतिक रेशों से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, मतलब इनकी क्या क्या खास बात है, क्या क्या गुण हैं इनमें। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं, ठीक है, इनकी एक बहुत ख़राब बात है कि संश्लेषित रेशे जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए जो संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े हैं, ठीक है, वो पहन के हमें रसोई वगैरह में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इनकी अच्छी बात होती है कि हल्के और मजबूत होते हैं, ठीक। तीसरी बात है ये कम पानी सोखते हैं इसीलिए जल्दी से सूख जाते हैं। चौथी बात है इनकी आयु लंबी होती है, मतलब ज़्यादा दिन तक चलते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं क्योंकि ये मजबूत होते हैं। पांचवी खास बात ये कि ये अपेक्षाकृत कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होने वाले रेशे होते हैं, ठीक है। और संश्लेषित रेशे जो होते हैं इनका रख रखाव सुविधाजनक होता है, इसमें उतना तामझाम नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद ही मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, ठीक। और एक खास बात ये कि इन पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, तो बार बार इनको प्रेस नहीं करना पड़ता, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस वीडियो में पढ़नी थी, आपको समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।